बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हाईएस्ट मार्क्स के साथ किस तरह पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीयू का एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और ये आपको कैंपस में जाकर देना पड़ता है। कैंपस में जाके भी ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जो कि आपको किसी पेज के ऊपर हल करना है, बल्कि ये पेपर आप कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके अटेम्प्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वीयू का पेपर पैटर्न और वीयू का पेपर अटेम्प्ट करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीयू के पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि मोस्टली 50% टोटल क्वेश्चंस का होता है। अगर हम बात करें कि ये एमसीक्यूज कहाँ से लिए जाते हैं तो इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो हैंडआउट्स हैं आपके, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स अपने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, इन हैंडआउट्स में से एज इट इज़ सेंटेंसेस लेकर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश के पेपर में बाज़-औक़ात ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो आप सिर्फ उस सूरत में हल कर सकते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। फिर थ्रू आउट सेमेस्टर आपके जो क्विजेज होते रहे हैं 10 और 20 मार्क्स के, वही क्विजेज और उन्हीं क्विजेज में आने वाले एमसीक्यूज आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म में ऐड किए जाते हैं। सो अगर आप लोग थ्रू आउट सेमेस्टर जो क्विज करते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें या उसकी पिक्चर्स को सेव कर लें तो उन्हीं से तैयारी करके आप मिड टर्म और फाइनल टर्म के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और लास्ट पे आपके पास ऑप्शन होता है पास्ट पेपर फाइल्स, इसको भी तैयार कर लेना बेहतर है, इसमें से भी अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी एमसीक्यूज के लिए। अगर एमसीक्यूज में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो उसके लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि आप उस वक्त ये ना देखें कि इसका राइट आंसर कौन सा है, बल्कि आप उन 4 ऑप्शंस में से देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी इस सवाल का कौन सा जवाब नहीं हो सकता। तो जब आप उन ऑप्शंस को निकालेंगे तो एंड पे मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर बच जाता है, तो उसी को फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में डेफिनेशंस या कोई भी छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन लिखने का सही तरीका क्या है? डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है जैसा कि डिफाइन सेमेंटिक्स या डिफाइन सोशियोलॉजी या फिर व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो ये जिसके शुरू में व्हाट इज होता है उसका भी यही मतलब होता है कि इसको डिफाइन करना है। सो हाउ टू राइट डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है डिफाइन लिंग्विस्टिक्स। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो आंसर में आप लिंग्विस्टिक्स की हेडिंग देंगे और हेडिंग के बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, और अगर साथ में आपको उस डेफिनेशन की कोई ना कोई एग्जाम्पल याद हो तो वो भी लाजमी तौर पे लिखें। इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाउ टू राइट 3 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 3 नंबर वाला सवाल अगर आता है तो उसका जवाब आपने कैसे लिखना है। इसका जवाब लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप बुलेट पॉइंट्स बनाएं या आप एक पैराग्राफ लिखें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुलेट पॉइंट्स को बहुत अहमियत दी जाती है और इस तरह का आंसर पसंद किया जाता है क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में आप टू दी पॉइंट आंसर लिख रहे होते हैं। तो या तो आप बुलेट पॉइंट्स बना दें या फिर अगर कोई ऐसा जवाब है जिसको बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखा जा सकता तो फिर आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें। नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 नंबर का सवाल हल करने का तरीका क्या है। इसका तरीका यह है कि या तो आप इसके भी बुलेट पॉइंट्स बनाएं अगर बनाए जा सकते हैं, या फिर आप इसकी हेडिंग्स बनाएं। इसमें एक मेन हेडिंग होगी
और उसमें सब हेडिंग्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में पहले आप एक मेन हेडिंग बनाएंगे, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। उसके अंडर आप एक सेंटेंस लिखेंगे, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद आप सब हेडिंग्स बनाएंगे। तो इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फिर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए, कितने वर्ड्स में उसका आंसर होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। तो एक चीज याद रखिए, जितना जवाब बनता हो उतना ही जवाब लिखा जाता है। इसमें कोई सेट रूल नहीं होता कि आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं। बाज़-औक़ात एग्जामिनर साथ में वर्ड लिमिट लिख देते हैं, लेकिन आपको उसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना जवाब बनता है आप उतना ही जवाब लिखें, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक ही सवाल के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। फिर भी अगर लेंथ ऑफ आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और उसमें आप बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं तो मिनिमम यानी कम से कम 3 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 6 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं तो पैराग्राफ में 7 से 8 लाइनें या फिर मिनिमम 10 सेंटेंसेस। और ये एक रफ आइडिया है। वैसे मैं आपसे यही कहूंगी कि जितना जवाब बनता है आप उतना ही जवाब लिखें। उसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेपर में आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। जैसे अगर मैनेजमेंट साइंसेज का कोई स्टूडेंट है और उसको ये लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो देखें जैसे आपके हैंडआउट्स में टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, इतने सीधे टॉपिक पेपर में कभी भी नहीं आते। पेपर में एग्जामिनर हमेशा घुमा के सवाल देता है और उसकी वजह ये होती है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपने क्रैमिंग तो नहीं की हुई, आपने रट्टा तो नहीं लगाया हुआ है, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये मेरे हैंडआउट्स में से ही है। या फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो वो यही सोचते रहते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट के हैंडआउट्स में ये सवाल पता नहीं कहाँ पे था। एक चीज़ याद रखें, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर उस सब्जेक्ट में से नहीं भी दिया हुआ तो शायद आपकी किसी दूसरी बुक में उसका आंसर मौजूद हो सकता है। जैसे जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक ही टॉपिक आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। जैसे एक थ्योरी है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, PSY 101, ये MGT 503 के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, ये PSY 502 के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, इसी तरह ये MGT 501 के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आपके सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। आपने PSY 101 में अगर ये थ्योरी पढ़ी है और आप पेपर कर रहे हैं MGT 503 का और वहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आपने ये नहीं सोचने लग जाना कि पता नहीं MGT 503 में ये सवाल कहाँ पे था। आपको आता तो है, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो आप सेल्फ राइटिंग करके वहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं अगेन वही एग्जांपल दूंगी कि अगर पेपर में सवाल आता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो इस स्टेटमेंट में कुछ की वर्ड्स हैं। की वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक होता है फंक्शन वर्ड और एक होता है की वर्ड। की वर्ड का मतलब है कि अगर इस स्टेटमेंट में से जो फंक्शन वर्ड्स हैं वो निकाल दिए जाएं और सिर्फ कीवर्ड बच जाएं तो फिर भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताती हूं कि इस स्टेटमेंट में फंक्शन और कीवर्ड्स कौन से हैं। व्हाट, आर, दी, ऑफ, ये फंक्शन वर्ड्स हैं और कीवर्ड्स कौन से हैं? रीजंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर मैं सिर्फ कहूं रीजंस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो भी आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं व्हाट आर दी ऑफ तो आपको बात समझ नहीं आएगी। तो वो लफ्ज जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं की वर्ड्स। की वर्ड्स को हमेशा सवाल की स्टेटमेंट में जो की वर्ड्स हों उनको अपने आंसर के फर्स्ट सेंटेंस में मेंशन करना होता है। जैसे आपके आंसर का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आंसर के फर्स्ट सेंटेंस में आपने कीवर्ड्स का जिक्र कर दिया। कीवर्ड्स का जिक्र जब आप करते हैं तो एग्जामिनर को फौरन पता चल जाता है कि आपको सवाल समझ में आ गया है और आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देने जा रहे हैं। तो ये सही तरीका होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये यहाँ पे इररेलेवेंट बातें करने लग गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की ट्रिक क्या है? मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उस पेपर में कभी भी 100% क्वेश्चंस आपको परफेक्टली तैयार नहीं होते। कोई ना कोई सवाल ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप टेंशन में आ जाते हैं और आपको लगता है कि ये सवाल मुझे नहीं आते। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जो क्वेश्चंस उन्हें अच्छे आते हैं वो उन्हें जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस उन्हें नहीं आते उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। पेपर में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो जो सवाल आपको अच्छे आते हैं आपने उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है और उनको इतने बेहतरीन अंदाज में करना है कि पेपर चेकर को ज़रा भी मौका ना मिले कि वो उसमें से 0.01% भी नंबर काट सके। उसके बाद जो सवाल आपको बिलो एवरेज आते हैं, यानी कुछ सही आते हैं कुछ गलत, थोड़ा उसके ऊपर आप टाइम लगाइए। फिर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो एंड पे आप वहाँ पे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं और अपना थोड़ा सा जहन लड़ा के उसका जवाब लिख सकते हैं। लेकिन आपने उन सवालों के ऊपर ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आपने ज़्यादा टाइम किसके ऊपर लगाना है? जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होता है कि अपना पेपर हल करके, पेपर सॉल्व करके, अटेम्प्ट करके एंड पे उसको एक बार रीड आउट करना, ये चेक करने के लिए कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। बाज़ औक़ात पेपर प्रेशर की वजह से और जल्दी में पेपर हल करते हुए हम स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, कोई भी इस तरह की मिस्टेक कर सकते हैं, तो उसे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूफ रीडिंग के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें और एंड पे उसको इकट्ठा पढ़ें। मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, मैं आपको दूसरा तरीका रिकमेंड करती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसी वक्त उस आंसर को आप प्रूफ रीड कर लें, दोबारा आपको उसकी तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका आंसर फिर आप उसी वक्त प्रूफ रीड कर लें। तो मेरे ख्याल में ये तरीका बेहतरीन होता है, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ आपके माइंड में फ्रेश होती है, तो अगर कोई और चीज़ ऐड करनी हो, कोई पॉइंट ऐड करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो फैसला भी आप फौरी तौर पे कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बना देते हैं और इससे ये होता है कि बाकी सवाल के ऊपर कम टाइम लगाते हैं और उनमें फिर उनके मार्क्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन के अगर 5 मार्क्स हैं तो आपको उसके 10 मार्क्स कभी भी नहीं मिल सकते, आप जितना मर्जी उसको लेंथी बना लें। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जितना उसका आंसर रीजनेबल बनता है आप उतना लिखें और बाकी क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर टाइम दें? तो टाइम मैनेजमेंट का आपने खास ख्याल रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। ये बहुत ज़रूरी हैं। ये भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए और फ़ॉन्ट कलर क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में फर्स्ट वन इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल। टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, इसको प्रेफर किया जाता है वीयू में। आप इन दोनों में से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की बात की जाए तो जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसके लिए 12, सब हेडिंग्स के लिए 14 और हेडिंग्स के लिए 16। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। देखें, जैसे अगर हम पेज के ऊपर पेपर करते हैं तो उसमें हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ब्लैक पॉइंटर, ब्लू पॉइंटर या मार्कर, तो वो क्या होता है, थोड़ा मोटी लिखाई होती है। इसी तरह MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है बोल्ड का, उससे भी थोड़ा सा वो जो टेक्स्ट होता है वो मोटाई में आ जाता है। और अंडरलाइन, जैसे हम पेज के ऊपर पेपर करते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर पेपर अटेम्प्ट करते हुए भी हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो आपकी जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो प्रॉपरली बोल्ड और अंडरलाइन होनी चाहिए। उसके बाद फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या है, फॉन्ट कलर आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक यूज़ करें,
उसमें हेडिंग्स भी आपकी ब्लैक में होंगी और नॉर्मल टेक्स्ट भी, या फिर आप हेडिंग्स के लिए ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और अहम चीज़ की, जो है डोंट बी लेट। पेपर वाले दिन आपने टाइम पे कैंपस में चले जाना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं तो ये पेपर जो है पीछे हेड ऑफिस की तरफ से ओपन होता है, वहाँ पे जब आप अपनी LMS ID और एग्ज़ाम ID और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो वो आपको शो कर देंगे यू आर लेट, फिर आप वो पेपर नहीं दे सकते और आपको पेपर रीस्केड्यूल करवाना पड़ता है। यानी वो आप फेल कंसिडर नहीं होते, ना ही आपकी सप्ली आती है, बल्कि ये होता है कि आपका पेपर रीस्केड्यूल कर दिया जाता है और जब इम्तिहानात ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई डेट दी जाती है कि फ़लाँ डेट पे कैंपस में आके आप पेपर दे लें। लेकिन रीस्केड्यूल के लिए फिर आपसे 2000 फीस भी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की। चूँकि पेपर आपने कंप्यूटर के ऊपर हल करना है तो इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी होना ज़रूरी है। अब जिन लोगों की टाइपिंग अच्छी है वो तो जल्दी से टाइप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की टाइपिंग अच्छी नहीं है उन्हें चाहिए कि वो MS वर्ड पे प्रैक्टिस करते रहा करें। और अगर फिर भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो पेपर वाले दिन जो चीज़ देखने में आती है कि जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड कम होती है वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और उन्हें ये लग रहा होता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तो बिलीव मी, वहाँ पे कोई भी आपको नहीं देख रहा होता, सब लोग अपना पेपर कर रहे हैं और जब आप पेपर दे के कैंपस से निकल आएंगे तो पीछे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आपको जानता होगा। तो इस चीज़ की आपने फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप जैसे भी टाइपिंग करते हैं, जिस तरीके से भी करते हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड जो भी है, आपने सिर्फ अपने पेपर के ऊपर फोकस करना है। लास्ट पे मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं। पहली चीज़, रोल नंबर स्लिप आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। सेकंड है ID कार्ड, आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए। और थर्ड है वॉच। वैसे तो जब आप कंप्यूटर के ऊपर पेपर हल करेंगे तो वहाँ एक साइड पे वॉच शो हो रही होती है कि आपके पास कितने मिनट बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगी आपको और ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी वॉच साथ लेकर जाएं। अगर आप इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप VU राइजिंग स्टार्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और VU से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।